सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। टारगेट बैच के अंतर्गत हमने उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। ठीक है, साथ ही हम इंडियन पॉलिटी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट इसमें रहने वाला है वो है भारत का भूगोल। उसमें भी हम कुछ कुछ टॉपिक देखेंगे। ठीक है, जो जो चीजें देखो परीक्षा में लगातार पूछी जाती हैं वही चीजें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ा, लेकिन देखो लगभग आपको ऐसा लगा होगा कि हमने कंप्लीट कर लिया पॉलिटी। तो ऐसी जियोग्राफी भी हम पढ़ेंगे शॉर्ट में, लेकिन प्रयास यही करेंगे कि उसमें हम जितना पढ़ें वो जहां से लगातार प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें उसमें हमारी कवर हो जाए। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, पता होना चाहिए कि हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, देखो आज हम पढ़ेंगे भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है। ठीक है, जिसमें ढांचा हम देखेंगे, हिमालय है, फिर ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर का यहाँ पर मैदान है, ठीक है, द्वीप इत्यादि इत्यादि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, भौगोलिक स्वरूप इसमें हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या देंगे, देखो नदियां। नदियां हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि पहले आपको पहाड़ियां इत्यादि सब चीज समझाना आवश्यक है ना। पहले जब हम इसका पूरा स्वरूप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ कौन सी पहाड़ी है, यहाँ कौन सी पहाड़ी है, यहाँ कौन सी पहाड़ी है, यहाँ कौन सी है, यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी है, यहाँ कौन कौन सी है। ठीक है, क्या क्या है, मतलब ये जब सब चीजें आपको पता चल जाएंगी, कौन सा दर्रा कहाँ है, उसके पश्चात आपको इजिली समझ में आएगा कि नदियां आप बेहतर समझ पाएंगे उसके पश्चात। ठीक है, नदियां हम देखेंगे इसमें। तीसरा हम देखेंगे इसमें, देखो मानसून। मानसून हम देखेंगे इसमें भारत में। ठीक है, मानसून। और अगला हम देखेंगे इसमें जो टारगेट बैच के अंतर्गत, उसमें हम देखने वाले हैं अगला, जैसे भौगोलिक स्वरूप में सभी चीजें आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पर विभाजन जो होगा वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही देखो पर्वत इसमें आ जाएंगे, पहाड़ इसमें आ जाएंगे, मतलब पहाड़ियां सब आ जाएंगी इसमें। ठीक है, पठार इसमें आ जाएंगे, मैदान इसमें आ जाएगा। ठीक है, मैदान इसमें आ जाएगा, दर्रे, जो कि मैप के माध्यम से मैं आपको दोनों क्लासेस चलेंगे आपकी, सुबह भी शाम भी। सुबह भी शाम भी आपकी क्लास रहने वाली है अगले एक हफ्ते के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग अलर्ट मोड पर अपना जो 5वां गियर है उसको ऑन कर लो। ठीक है, 5वें गियर पर शिफ्ट हो जाओ एक हफ्ते के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी मैप में ज्यादा बेहतर समझ में आता है, बजाय लिखाने के, बजाय उसको इस तरह समझाने के। ठीक है, बोर्ड में बार बार मैप बनाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं सीधा रिकॉर्डेड क्लास दूंगा मैप में, जैसे जैसे दर्रे समझाने, पर्वत समझाने, वो सब चीजें मैप में। ठीक है, नदियां, नदी तंत्र आपको पूरा मैप में समझाऊंगा और आपको पूरा याद रहेगा, वो पूरा याद रहेगा आपको। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा याद रहेगा। लेकिन उससे पहले हम इन चीजों को पढ़ लें एक बार जो बोर्ड में है। साथ ही देखो आज शाम को आपकी मैप वाली क्लास भी आएगी, जिसमें हम भारत की जो बेसिक जानकारी है, ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, जो टाइम जोन वाली रेखा वो कहाँ से गुजरती है। ठीक है, पड़ोसी देशों से मिलने वाले राज्य, सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश के साथ है, सबसे कम किसके साथ है, ये सब क्लास शाम को है ना। बाकी मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों के साथ कितनी है, ये सब क्लास शाम को आने वाली है आपकी, रिकॉर्डेड होगी वो। ठीक है, जो कि मैप के माध्यम से होगी। ये अभी मैं आपको हिमालय समझाऊंगा। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान इस क्लास में चलेगा। भले ही वो आज की क्लास में पूरा ना हो, अगली क्लास में भी जा सकता है, क्योंकि हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है, मैदान पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हमने हिमालय पढ़ना है, साथ ही हमने द्वीप समूह पढ़ने हैं। ठीक है, द्वीप समूह पढ़ने हैं, और ये जो तटीय मैदान है इनके बारे में अध्ययन करना है। तो लंबा है, 2-3 क्लासें इसकी हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन ये समझ में फिर आ जाएगा। ठीक है, देखो दर्रे इसमें आ जाएंगे, मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़ी सब इसमें आने वाले हैं। और इसके अलावा बाकी देखो मानसून हम देखेंगे, नदियां देखेंगे, भौगोलिक स्वरूप जो है हम वो चर्चा करेंगे आपके। इसी के साथ साथ आपका रिकॉर्डेड जो क्लास है वो भी चलती रहेगी, जिसमें देखो जैसे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भी जो मुख्य फोकस हमारा रहेगा किसमें, जो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो टाइगर रिजर्व, उसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा। ठीक है, साथ ही नदी घाटी परियोजना है। अब नदी पढ़ेंगे तो उसके पश्चात नदी घाटी परियोजना आपको इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, रेलवे जोन, जैसे रेलवे जोन जो याद कराने होते हैं। ठीक है, जो याद कराने की चीजें देखो, साथ ही खनिज इत्यादि, कौन सा कहां पर होता है, कहां से क्या पाया जाता है, खनिज इत्यादि, मतलब ये जो बेसिक से टॉपिक हैं, ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखो एक आध इसमें जो टॉपिक रहेंगे, जैसे जनगणना। ठीक है, जनगणना आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं होता है। तो आपका आज का होमवर्क है, ये आपका आज का होमवर्क है कि आपने जनगणना
पढ़ना है, ठीक है। तो जनगणना आपका जब तक का ज्योग्राफी चलता है आपने एक जनगणना पढ़ना है, साथ ही कोशिश करिएगा जैसे कुछ कुछ चीजें होती है ना, जैसे जो आपको स्वयं से ही पढ़नी पड़ेंगी। एक आपको रोजाना मैप देखना है इंडिया का, एक बार मैप रोजाना इंडिया का आपने देखना ही देखना है। एक एक राज्य करके या चार चार राज्य करके देखिए, जैसे आप पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, यहाँ पर हिमाचल, हरियाणा 5 ले लीजिए एक दिन, और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं ये आप उसमें देखिए, ठीक है। आपको देखो लद्दाख में क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपने ये सब देखना है इस तरह से, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पंजाब में देखो आपको यहाँ पर जो बॉर्डर से लगी हुई है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर कौन सी चीजें, लुधियाना कहाँ पर है, पटियाला कहाँ पर है, मोहाली कहाँ पर है, जालंधर कहाँ पर है। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर होगा तो कभी कभी ना आपको जो क्रम पूछा जाता है कि निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, या फिर निम्नलिखित शहरों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए, अब ये कोई टीचर आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि इतना आगे पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी पढ़ाने में ही आपको 1.5-2 साल गुजर जाएंगे, है ना, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी खत्म नहीं होगा। तो कुछ चीजें आपने स्वयं से करनी है। मैप देखिए, चार 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 राज्य करके देखो, एक हफ्ते का हमारे पास समय है, तो एक सप्ताह में आप 4 राज्य लो, फिर 4 राज्य, फिर 4 राज्य, इस तरह से। तो उससे आपका ना बहुत ज्यादा मैटर कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें जब आप मैप देखेंगे आपको कई सारी चीजें उसमें दिखाई देंगी, ठीक है। कई सारे आपके शहर, जैसे कर्क रेखा गुजर रही होगी तो उसके आसपास कौन से शहर है, कौन सी वहां पर राजधानी नजदीक में है, कौन सा शहर नजदीक में है, ठीक है। ऐसी दक्षिण से उत्तर की ओर कोई 4 शहर दे देगा आपको लगाने के लिए, या राज्य दे देगा लगाने के लिए, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये सब मैप देखने से आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और ज्यादातर सवाल देखो यहाँ से आते हैं, इन 7 राज्यों में कौन सा कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो कब कवर होगा, जब मैप आप देखेंगे, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में देखो यहाँ पर एक अंडमान निकोबार आता है, ठीक है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप है, ठीक है, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, दोनों एक हो गया, ठीक है। यहाँ पर आता है चंडीगढ़, देखो यहाँ दिल्ली है, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, और ये हो गया लद्दाख का एरिया। तो कितने हो गए, 7। एक कौन सा बचता है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, ठीक है। एक आता है पांडिचेरी, पांडिचेरी में भी 3 राज्यों में आता है, ठीक है, केरल में आता है, और चेन्नई में आता है, और आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है, चेन्नई में और आंध्र प्रदेश में। तो ये पांडिचेरी, तो कुल 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैप के जरिए। कुछ चीजें मैप के जरिए और कुछ चीजें इस तरह से हम देखेंगे। तो आपका जनगणना आपका होमवर्क है इस दौरान, और मैप आपका होमवर्क है, और जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको आपने मैप के साथ साथ वैसे भी आपने उसको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आपने उसको ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं। देखो भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है, भारत का भौगोलिक स्वरूप हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, यानी कि भू आकृतिक प्रदेश। भारत को कितने भागों में बांटा गया है, एक बार हम इसको मैप से समझते हैं, ठीक है, एक बार हम इसको मैप से समझते हैं। ये भारत का मैप है, जैसा भी आपको जैसा भी आता है, देखो मेरे को ऐसा बनाना आता है, मैंने बना लिया, ठीक है। जैसा आपको बनाना आता है वैसा आप बना दीजिए, क्योंकि आपको केवल समझना है, ठीक है, समझना है, आपको मैप बनाने में विद्वान नहीं बनना है, आपने केवल समझना है। तो समझने की दृष्टि से जैसा आपको आता है वैसा आप बना लीजिए। शायद पिछले क्लास में मैंने आपको संविधान संशोधन एक गलत लिखा दिया था, जीएसटी वाला 2016 का है, ठीक है, 2017 में वो लागू हो गया था। तो 2016 में वो बिल लाया गया था, 2017 में लागू हो गया था। उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां कभी हो जाती हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है। तो इन्हें आप लोग ऐसे, मतलब इससे ना थोड़ा क्रॉस चेक भी हो जाता है। आप लोग जब घर पे भी उसको मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक होता है, और आपको भी फिर बेहतर फील होता होगा, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाता होगा बुक के माध्यम से। देखो भारत में यदि आप देखेंगे मुख्यतः, तो आपको इस एरिया में, यानी कि इससे ऊपर को पूरा क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा पूरा पहाड़, ठीक है, इस तरह से आपको पहाड़ मिलेगा। ये पूरा पहाड़ यहाँ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब कहाँ है, समुद्र के अंदर है, लेकिन फिर अंडमान निकोबार भी क्या है, शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊपर मिलेगा पहाड़, ये पूरा क्या है, पहाड़ी एरिया है। मतलब यहाँ पर्वत आपको भी दिखाई देंगे, ये नेपाल वाला एरिया हो गया पर्वत में, ठीक है, ये सब पर्वत है यहाँ। हालांकि यहाँ पर भी पहाड़ियां आती हैं, जो मिजोरम, यहाँ पे जो मेघालय वाला एरिया, यहाँ पर भी पहाड़ियां आती हैं, ठीक है। ये सब क्या है, पहाड़ियां हैं।
यहाँ पर आपको देखो पश्चिमी घाट मिलेगा, पूर्वी घाट मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ कुछ पहाड़ी हैं। यहाँ पर आपको अरावली श्रेणी मिलेगी, वहां पर भी पहाड़ियां हैं। तो पहाड़ियां जब हम पढ़ेंगे उसको पूरा एक साथ देखेंगे। दूसरा तो देखो यहाँ पर गंगा का मैदान, मतलब जो उत्तर का मैदान हम इसको बोलते हैं, ये आता है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, ठीक है। तीसरा तो देखो ये प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा कौन सा आता है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथा क्या होता है, तटीय मैदान, इन्हें क्या बोलते हैं, जो तटों वाला है, तटीय मैदान, तटीय मैदान। और पांचवा क्या होते हैं, द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह है, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है, देखो ये पर्वतीय हो गया, हिमालय जिसे हम बोलते हैं, हिमालय हो गया उत्तर में, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा कौन सा आ गया, उत्तर का मैदान, ठीक है। फिर आता है देखो प्रायद्वीपीय पठार, इसमें भी कई सारे पठार आप देखेंगे, तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और पांचवा है द्वीप समूह, जिसमें मुख्यतः देखो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, लक्षद्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। इसमें एक और चीज आप लोग जोड़ लीजिएगा, जैसे बंदरगाह हम देखेंगे, बंदरगाह, ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट, मतलब जहां से लगातार प्रश्न आते हैं वही चीजें हम लगातार इसमें चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है ना ऐसे कंप्लीट हो कि आपका जो भी प्रश्न आए वो गलत ना जाए, मतलब जितने भी प्रश्न पूछे जाए यहाँ से वो सारे प्रश्न आपके सही हो जाएं। इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपने एक बार इसको समझ लिया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। फिर क्या है, उत्तर का मैदान है। यहाँ पर देखो मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, ये मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको अलग अलग अगर बांटेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगे। यहाँ अरावली श्रेणी आ जाएगी, यहाँ कच्छ कारण आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जो सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन हम उसको टॉपिक वाइज देखेंगे जहां पर उसका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि यहीं पर इसको हम खिचड़ी बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको अलग अलग ही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। इसमें हम इसको हम बांट दिए 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों में हमने बांटा इसको। अब इसका पहला भाग जो होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा होगा उत्तर का मैदान, तीसरा होगा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा होगा तटीय मैदान, पांचवा होगा द्वीप समूह। जब एक बार आपका ये पूरा भारत हम इसको पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन सा जो पठार है कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि इन पहाड़ियों का, इन पठारों का भारत के मानसून में, ठीक है, भारत की जलवायु में बड़ा योगदान रहेगा, है ना। जियोग्राफी में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई आपको मिलेंगी, तो इसलिए आपने इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जितनी भी चीजें हम कवर करेंगे कोशिश यही करनी है आपने कि इसको आप बेहतर तरीके से पढ़िए। बाकी देखो कंप्लीट ज्योग्राफी के लिए, जब एसआई के लिए या फिर आगे जो भी एग्जाम आपके होंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी के लिए मैं आपको, जैसे ही हमारा टारगेट बैच समाप्त होगा इकोनॉमिक्स के पश्चात हम ज्योग्राफी ही चर्चा उसमें कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी तो लगभग इतना ही आपको पढ़ना होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। उत्तराखंड हम पूरा पढ़ चुके हैं, जितना देखो इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में आपको वहां पर फिर उसके पश्चात समझा दूंगा। जो चीजें यहाँ पर हम छोड़ देंगे, जैसे भारत में जलवायु, भारत में मृदा, वो चीजें हम वहां पर देख लेंगे, है ना। तो कुछ चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं उसके पश्चात, क्योंकि अभी हमारा टारगेट यही है कि आपका जो आबकारी का पेपर है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्लासेस चलेंगी। बाद में फिर जो चीजें छूट जाएंगी उनको मैं एसआई के लिए आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। 5 भाग में इसको बांट चुके हैं हम, इसकी वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जिसको ऐसा लगता है कि ये चीजें पर्याप्त हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये पर्याप्त है ना, यहीं से लगभग प्रश्न आते हैं। जिसको लगता है पर्याप्त है ठीक है, नहीं तो देखो अन्य माध्यम भी हैं, चीजें आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। जितना आपको यहाँ पर समझ में आता है, जिसको बेहतर लग रहा है, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। देखो भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है, भौगोलिक स्वरूप जो कि कितने भागों में है, कुल 5 भागों में है, ठीक है, कुल 5 भागों में। सबसे पहले उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी। फिर उसके पश्चात क्या है, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, ठीक है। फिर उसके पश्चात क्या है, प्रायद्वीपीय पठार,
प्रायद्वीपीय पठार। अब इनका निर्माण भी देखेंगे हम, क्यों हुआ इनका निर्माण, कैसे हुआ। तटीय मैदान, तट में ही मैदान क्यों बने, प्रायद्वीपीय पठार में पठारी भूमि क्यों रही, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे बन गई, उत्तर का मैदान कैसे निर्मित हो गया, ये सब चीजें भी तो हम चर्चा करेंगे अभी। द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह क्या है, कैसे होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले जब हम देखते हैं हिमालय को तो इसका निर्माण ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसके संबंध में दो सिद्धांत हैं, ठीक है। एक है कोबर का सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत, मतलब जो प्रमुख सिद्धांत हैं इसमें एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा कौन सा है, हैरी हेस, ठीक है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। अब ये सिद्धांत क्या होते हैं, मतलब जो विद्वान रहे, जो प्रमुख मतलब जो भूगोलविद रहे, जिन्हें मतलब पृथ्वी के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने हिमालय के बारे में अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, उन्होंने उसके निर्माण के संबंध में कुछ चीजें भी बताई, ठीक है। उसमें जो प्रमुख है एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है कि प्रारंभ में जो एक था यहाँ पर अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, जैसे माना ये इसको हम पृथ्वी के रूप में समझते हैं, ठीक है, गोला ले लो, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पर देखो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड, और नीचे का था गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इसके अनुसार, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। इनके बीच में कौन सा था यहाँ पर, टेथिस सागर, यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। ऐसा कोबर का मानना है कि ऊपर क्या था, उत्तर में अंगारा लैंड था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और बीच में टेथिस सागर था, ठीक है। ये अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना था, बीच में क्या था, टेथिस सागर, ठीक है, बीच में क्या था, टेथिस सागर का। अब देखो यहाँ भूमि है, यहाँ भूमि है, कहीं ना कहीं वर्षा इत्यादि की क्रियाएं लगातार होती रही, ठीक है, वर्षा इत्यादि की क्रियाएं लगातार होती रही, तो धीरे धीरे ये जो परिस्थिति थी 7 करोड़ वर्ष पूर्व की थी, ठीक है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा था, 7 करोड़ वर्ष पूर्व कैसा था, ये सिस्टम ऐसा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे देखो यहां पर बरसात हुई, यहां बरसात हुई, धीरे धीरे यहां से जो नदियां आई अपने साथ क्या लेके आई, अपर्दन के साथ साथ मतलब अवसाद लेके आए, ठीक है, अपर्दित करके मतलब कटाव करके, भूमि कटाव करके जो अवसाद, ठीक है, अवसाद यानी कि गाद इत्यादि जो भी लाई, ठीक है, निक्षेप गाद इत्यादि लाके कहां पर छोड़ दिया उसने, सीधा इस टेथिस सागर में जमा करती रही। देखो अब यहां से भी आते रहे और यहां से भी आते रहे, तो ये जो अवसाद है, जो गाद इत्यादि है, ठीक है, वो कहां पर जमा होता गया, इनमें जमा होता गया, इसमें ये अवसाद जमा होता गया, और इन अवसादों का क्रमशः क्या होता, अवतलन होता गया, मतलब ये जमा होता रहा और उठता रहा, ठीक है, जमा होता रहा और उठता रहा। परिणाम स्वरूप क्या देखो, दोनों में क्या हुआ, दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये दोनों, इन दोनों में दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो दबाव की स्थिति उत्पन्न होने से क्या हुआ, ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो अवसाद था, ये जो जमा हुआ था, ये क्या हुआ, ऊपर उठ गया, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ और ऊपर पूरा उठ गया। ये था देखो भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, मतलब दो हिस्से थे, एक अंगारा लैंड ऊपर में, उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इनके बीच में था टेथिस सागर, ठीक है, इनके बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो इन दोनों से नदियां अपने साथ अवसाद लाई, इसमें जमा किया, कब, 7 करोड़ वर्ष पूर्व से ऐसी घटना शुरू हुई और 2 करोड़ वर्ष पूर्व में यहाँ पर धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, संचयन हुआ, मतलब धीरे धीरे सुकृति चली गई, ठीक है, धीरे धीरे दबाव इनमें पड़ा और दबाव उत्पन्न होने से क्या हुआ, जो हिमालय है उसका मतलब हिमालय उत्पन्न हुआ, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो दबाव हुआ जब दो चीजें, देखो आप कभी मिट्टी को पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कभी किसी ने बचपन में आप लोगों ने मिट्टी के खिलौने तो बनाए होंगे स्कूल के लिए, है ना, शायद ना भी बनाए हो क्योंकि हमारे टाइम पर तो चलते थे, हो सकता है कई सारे नए बच्चे भी होंगे आपके टाइम पर नहीं चल, अब तो शायद नहीं चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो आप जब मिट्टी को पकड़ते हैं, मतलब छोटी चीजें, आप देखो घर में आटा आप गूंथते हैं
तो आटा गूंथते समय जब आप हाथ से लेते हैं ना ऐसे, तो बाहर निकलता है ना, जब मतलब आप उसको पकड़ेंगे तो जो गूंदी हुई चीजें बाहर को निकल आती है ऐसे, मतलब जहां से उसको स्पेस मिलेगा। तो वही परिस्थिति यहाँ पर भी, देखो दोनों जगह से जब दबाव उत्पन्न हुआ तो ये जो बीच का हिस्सा है ये ऊपर को उठ गया, ठीक है, ये ऊपर को उठ गया, इसी से क्या हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। ऐसा मानना है किसका, जो कोबर विद्वान रहे हैं इनका, ठीक है, ये भूसन्नति सिद्धांत है। इसके पश्चात आता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, इसको भी देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतना। आगे देखते हैं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला है देखो हैरी हेस जो कि अमेरिकी विद्वान थे, ठीक है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया है, ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसको बोलते हैं, हैरी हेस ने दिया था। इनके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इनके अनुसार देखो मतलब जो विश्व के जो महाद्वीप हैं अलग अलग प्लेटों में, ठीक है, अलग अलग जो टुकड़े, मतलब प्लेट मतलब टुकड़े से आशय है, ठीक है, अलग अलग टुकड़े थे। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो भारतीय प्लेट थी कहां पर, अफ्रीकी महाद्वीप से सटी हुई थी, ठीक है, भारतीय प्लेट जो कि नीचे अफ्रीकी महाद्वीप से सटी हुई थी, धीरे धीरे क्या हुई, ये यूरेशिया प्लेट की ओर गई, ठीक है, यूरेशिया प्लेट थी ऊपर, ये भारतीय प्लेट है, ठीक है, और ये यूरेशिया प्लेट है। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्लेट तेजी से, ठीक है, इस यूरेशिया प्लेट की ओर गतिशील हुई। अब ये गतिशील हुई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, टेथिस सागर है, यहाँ पर क्या है, टेथिस सागर यहाँ पर भी है, मतलब सागर दोनों में कॉमन है, ठीक है, टेथिस सागर दोनों में कॉमन है, ये क्या है, टेथिस है, ठीक है, टेथिस सागर। तो ये प्लेट यहाँ को गतिशील हुई और यूरेशिया प्लेट यहाँ पर स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ से जो नदियां आ रही हैं इसमें अपना निक्षेपण कर रही हैं, यानी कि अपने अवसाद को यहाँ पर जमा कर रही हैं, और यहाँ से नदियां कहीं ना कहीं देखो प्रक्रिया होने में, भौगोलिक प्रक्रियाएं होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, है ना, भौगोलिक प्रक्रियाएं होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कई मतलब 7 करोड़ से लगभग 1.5-2 करोड़ वर्ष तक का ये प्रक्रिया चलती रही, ठीक है, ये इसके साथ मतलब ये इसके नजदीक आते रही। तो इस बीच में जो गाद जमा हुआ था, जो अवसाद जमा हुआ था, अब यहां से देखो इसमें दबाव शुरू हुआ, ये प्लेट जब इसकी ओर गतिशील हो रही है, ये इस ओर जा रही है, तो क्या हुआ, दबाव शुरू हुआ, ठीक है, ये तो क्या है, स्थिर है, लेकिन ये यहाँ से दबाव शुरू हुआ, धीरे धीरे ये ऊपर उठना, जो इसके बीच में गाद था वो ऊपर उठना शुरू हो गया, ठीक है, ये गाद ऊपर उठना शुरू हो गया, ठीक है, और ये पर्वत का आकार ले लिया। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है, सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य मतलब इसको सबसे ज्यादा उचित माना जाता है कि ये सिद्धांत, हाँ ये सिद्धांत सही है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यूरेशिया और भारतीय प्लेट, इनके आपसी टकराव से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ऐसा किसका मानना है, हैरी हेस का मानना है, ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए हैं इसको। तो धीरे धीरे देखो ये अभी इनका ऐसा भी मानना है कि अभी निर्माणाधीन है, मतलब अभी निर्माणाधीन है, क्यों, क्योंकि इसके प्रमाण इन्होंने दिए कि जो भूकंप की क्रियाएं होती हैं उत्तर भारत में, है ना, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा भूकंप की, मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप की क्रियाएं होती हैं, और सर्वाधिक कहां पर होती है, नेपाल में, क्योंकि नेपाल में हिमालय ज्यादा विस्तार है, ठीक है। तो भूकंप की सर्वाधिक क्रियाएं जो होती हैं, इनका ऐसा मानना है कि इसी वजह से, मतलब इसके पक्ष में जो तर्क दिया कि हाँ इसीलिए यह वर्तमान में भी क्या है, अभी उठने में है। तो यहाँ पर देखो सबसे जब पहले उच्च हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मध्य हिमालय का, फिर शिवालिक हिमालय का। और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय जो यूरेशिया वाला हिस्सा है इसका है, ठीक है, वो पार हिमालय यानी कि हिमालय के पार का क्षेत्र है, हिमालय से सटा हुआ है लेकिन हिमालय से पार का। वो जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है, या फिर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, या फिर जो भी दूसरा जो भूसन्नति सिद्धांत है उससे परे है, ठीक है, ट्रांस हिमालय इसमें नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से जो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, साथ ही जो दूसरा मैंने आपको बताया था भूसन्नति सिद्धांत किसका था, कोबर का। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आगे हम देखो, आगे बढ़ते हैं, जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय इसका निर्माण कैसे हुआ है ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखेंगे, देखो हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है।
यहाँ पर आपको हिमालय का विस्तार मिलेगा पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ पर एक आता है सुलेमान पर्वत, ठीक है। सुलेमान से लेकर इस तरह से हिमालय विस्तारित है। ये ऊपर नहीं है हिमालय, ठीक है, यहाँ ज्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये पार हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। ये पार हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय यहाँ से इस तरह से आता है, यहाँ से ये गया, और यहाँ पर नामचा बारवा पर्वत आता है, वहां से सीधा नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। सीधा नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और इसकी हाइट कम होती रहती है। यहाँ पर ये महासागर के अंदर चला जाता है, जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर छिपा हुआ है, और फिर यहाँ शिवालिक श्रेणियों के रूप में पुनः ये दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से सुलेमान पर्वत से लेकर, ठीक है, पूरा उत्तर भारत में इस रूप में है। यहाँ से फिर सीधा मुड़ गया नीचे, और यहाँ अंडमान निकोबार तक का ये हिमालय पर्वत का विस्तार है, ठीक है। तो अब इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब चर्चा करते हैं हम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। इसके विभिन्न जो भाग हैं, जैसे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय हालांकि मैं आपको बताया हूँ कि इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे हम उसको इसी में अभी, ठीक है। ट्रांस हिमालय है, उच्च हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये चारों हम चीजें इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, दो फैक्ट ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है हिमालय की कुल लंबाई कितनी है। तो हिमालय की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक का 2500 किलोमीटर है, ठीक है। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी कि ज्यादा चौड़ा है पश्चिम में, और पूर्व की ओर इसकी जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं इसकी चौड़ाई घटती जाती है। लेकिन पश्चिम में इसकी जो ऊंचाई है वो कम है, ठीक है। मध्य में इसकी ऊंचाई, और मतलब मध्य और पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि पश्चिम में ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से ये फैक्ट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नवीनतम, विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय, ठीक है। अभी इसे निर्माणाधीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं हिमालय, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने आपको बता दिया। हिमालय में हम इसमें चर्चा करेंगे, देखो मुख्यतः 4 टॉपिक, ठीक है। मुख्यतः हम इसमें चार चीजें देखेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस या पार हिमालय, ठीक है, पार हिमालय। दूसरा आ जाएगा इसमें उच्च हिमालय, ठीक है। तीसरा आ जाएगा लघु हिमालय, और चौथा आ जाएगा इसमें शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो कुछ कुछ चीजें मैंने जब उत्तराखंड का आपको भूगोल पढ़ाया था वहां पर भी मैंने कंप्लीट कराई थी हालांकि, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर हम पुनः इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे, तो ट्रांस या फिर पार हिमालय जिसको हम बोलते हैं, ट्रांस या पार हिमालय जिसको हम बोलते हैं, इसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तिब्बत हिमालय भी हम इसको कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश विस्तार कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं केवल आपको जम्मू कश्मीर का मैप दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और इस तरह से ये उत्तराखंड का एरिया, ये पूरा तिब्बत है। तो जम्मू कश्मीर में ये पामीर की गांठ, ये पामीर का पठार है यहाँ पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लगा हुआ पामीर का पठार है, पामीर पठार, ठीक है। पामीर, इसकी जड़ से लेकर ये है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। समझना इसको, ऐसे ही आपने बनाना भी है, तभी आप इसको बेहतर समझ पाओगे। मैंने आपको बोला कि इसमें आपको चित्र ज्यादा बनाने पड़ेंगे, इसमें आपको मैप ज्यादा यूज करना है, इसमें आपको लिखना कम है, ठीक है। जितना मैप यूज करोगे उतना आप बेहतर समझोगे। जितना आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना, जियोग्राफी कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जियोग्राफी समझना है तो मैप पढ़ना आपको बहुत आसानी से, मतलब मैप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर काराकोरम श्रेणी, तो मैं इसमें सीधा नंबर डालता हूँ, ठीक है। 1 नंबर आ गया यहाँ पर काराकोरम श्रेणी। दूसरी आती है देखो इसमें लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तीसरी आती है इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी, ठीक है। 3 श्रेणियां इसमें आती है, काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी, ठीक है। 3 श्रेणियां इसमें आती हैं। ये होगी तीसरी श्रेणी, दूसरी होगी लद्दाख, ठीक है। तीसरी होगी जास्कर श्रेणी, ये श्रेणी है, ठीक है, जास्कर श्रेणी। ये तीनों किसमें, ट्रांस हिमालय में, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और साथ ही जो काराकोरम श्रेणी है, यही जब आगे बढ़ती है तिब्बत में, इसको क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी, ठीक है, कैलाश श्रेणी, ठीक है। जब काराकोरम श्रेणी आगे बढ़ती है तो इसे तिब्बत में क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी। ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय में ही कौन कौन सी श्रेणियां आती है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आई,
यदि प्रश्न बनेगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी आती है, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल भी आती है श्रेणी, लेकिन वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, जो मुख्य हिमालय इसका हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत में है, काराकोरम का ही नाम तिब्बत में क्या है, कैलाश श्रेणी है, ठीक है। तो ये जो श्रेणियां ये सब किस में आती हैं, तिब्बत हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय में, ठीक है, किस में आती है, तिब्बत या फिर ट्रांस या फिर पार हिमालय में आती है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी जो गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, K2, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ये किस में आती है, काराकोरम श्रेणी में स्थित, कितनी, 8611 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, किस में आती है, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। दूसरा देखो, एक आती है राकापोसी, राकापोसी जो चोटी है, राकापोसी चोटी, ठीक है, ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, ठीक है, ये किस में पड़ती है, लद्दाख श्रेणी में, किस में आती है, लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढालें, तीव्र ढालें की मतलब खड़ी चोटी है ऐसे एकदम बहुत ज्यादा इसमें तेज ढलान किसमें आती है, ये आती है लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। और साथ ही तीसरा देखो, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी किंदो पर्वत श्रेणियों के जास्कर और लद्दाख के मध्य है, जास्कर तथा लद्दाख के मध्य कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बुंजी नामक स्थान पर, जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर, लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे जार्ज, ठीक है, 5200 मीटर गहरे जार्ज का निर्माण करती है, गहरे जार्ज यानी कि खड्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब कैसा खड्ड होता है अभी बताता हूं मैं आपको, निर्माण करती है, ठीक है। माना कोई ये पर्वत श्रृंखला जा रही है, यदि इसको बीच से कोई नदी काट दे, ठीक है, ये जो माना ये लद्दाख पर्वत श्रेणी थी, ये लद्दाख श्रृंखला थी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी है वो थी, इसको बीच से किसने काट दिया, सिंधु नदी ने काट दिया, और सिंधु नदी ने इसको इतना गहरा काट दिया कि मतलब ये 5200 मीटर ऊंची है लद्दाख श्रेणी यहाँ पर, और इसको सिंधु नदी काट के नीचे यहाँ पर 5200 मीटर नीचे बहती है। सोचो मतलब ये इसका टॉप है और यहाँ नीचे 5200 मीटर नीचे यहाँ पर नदी बह रही है, कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। तो भारत का सबसे गहरा भारत का सबसे गहरा गार्ज है, ठीक है, जार्ज नहीं होगा, खड्ड जिसे बोलते हैं, गार्ज, ठीक है, खड्ड, नदी खड्ड, ठीक है, इस तरह का खड्ड जो होता है, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, सिंधु नदी करती है, लद्दाख श्रेणी को काटकर करती है, और कितना मीटर गहरा है, 5200 मीटर गहरा है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, जो कि लद्दाख में ही स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी किस किस के मध्य बहती है, जास्कर और लद्दाख के मध्य। यहां तक आपका क्लियर हो गया। राकापोसी जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर भी स्थित है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर भी स्थित है। कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है यहाँ पर, एक है देखो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है काराकोरम श्रेणी में। दूसरा देखो कौन सा है, बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टेरो ग्लेशियर, बाल्टोरो, ठीक है। तीसरा ग्लेशियर कौन सा है इसमें, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। अगला ग्लेशियर कौन सा है इसमें, हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है, हिस्पर। ये 4 ग्लेशियर भी इसमें किसमें, काराकोरम श्रेणी में। साथ ही देखो कुछ दर्रे भी इसमें आते हैं, तो दर्रे जब हम पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है, दर्रे यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी मैंने आपको लिखा दी है, जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी बहती है, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, ठीक है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने श्रेणी बना रखी है, माना कश्मीर में यहाँ पर लेता हूं, काराकोरम श्रेणी,
लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और यहीं पर एक काराकोरम आगे बढ़ जाएगी कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो इसके उत्तर में यहाँ कौन सी नदी बहती है? शोक नदी। ठीक है, शोक नदी कौन सी है? शोक नदी। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में शोक नदी, और दक्षिण में कौन सी है? यहाँ पर सिंधु नदी। ठीक है, शोक नदी और सिंधु नदी। आगे जाकर देखो सिंधु नदी ये जा रही है यहाँ से, लद्दाख श्रेणी को काट देती है, और यहीं पर इससे कौन सी नदी मिलती है? शोक नदी। यानी कि शोक सिंधु की सहायक है, और यहाँ से यहाँ पर भारत के सबसे गहरे जो गार्ज है उसका निर्माण करती, गहरे खड्ड का निर्माण करती, जो कि कितना है? 5200 मीटर है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ट्रांस या पार हिमालय के बारे में। अन्य जो फैक्ट है देखो इसमें देख लेता हूं यदि कोई इसमें लिखाने का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण टेथिस हिमालय में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा अधिकांश भाग तिब्बत में है, यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय यहाँ पर वनस्पति का अभाव है, यहाँ पर वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वनस्पति का अभाव है। साथ ही इसका निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ है। निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से। ठीक है, निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये बृहद हिमालय से हिंज जोन, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं सचर लाइन। ठीक है, सचर जोन होगा। ठीक है, हिंज लाइन या सचर जोन, उल्टा हो गया, हिंज लाइन या जिसको हम बोलते हैं सचर जोन से अलग होता है। ठीक है, से अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। देखो जो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय प्लस ट्रांस हिमालय के मध्य कौन सी लाइन है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, इनके मध्य कौन सी लाइन है? सचर लाइन या हिंज जोन। ठीक है, सचर जोन या हिंज लाइन, फिर से उसका उच्चारण गलत हो रहा है, सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। बाकी इसमें कोई फैक्टर बचा नहीं है जो आपको इसमें समझाना हो। ठीक है, बाकी देखो मैंने आपको बोला है पहले कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास किताब है, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं, जैसे यूसेंट ही आपके पास हो, सामान्य ज्ञान हो, या फिर सार संग्रह, कोई भी किताब है, उसमें जितना भी आपको ज्योग्राफी इस संबंध में मिलेगा, इसके अतिरिक्त जो मिलता है उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब सारी चीजें मैं लिखाऊंगा तो फिर बहुत सारा समय इसमें हमारा लग जाएगा। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय, तिब्बत हिमालय, टेथिस हिमालय। ठीक है, वनस्पति का अभाव है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रेणियां इसमें भारत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है, जो कि कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 इसको बोलते हैं। 8611 मीटर इसकी हाइट है। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के मध्य शोक नदी बहती है। शोक और लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज यानी कि खड्ड का निर्माण करती है, नदी खड्ड का निर्माण करती है, जो कि कितना है? 5200 मीटर है। बस इतना ही तो आपको ध्यान रखना है। और ये बृहद हिमालय से सचर जोन या फिर हिंज लाइन द्वारा पृथक होता है। ठीक है, इस बार से उच्चारण हो गया है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं अब उच्च हिमालय। ठीक है, आगे हम देखते हैं उच्च हिमालय। इसे क्या क्या बोलते हैं? देखो, उच्च, बृहद, ठीक है, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है, सर्वोच्च हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। बृहद हिमालय क्योंकि सबसे ऊंचा जो हिमालय है, बृहद बड़ा हिमालय, सबसे ऊंची जहां पर चोटियां हैं, कौन सा है? उच्च हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, और हिमालय का आशय ही क्या होता है? हिमालय का मतलब ही क्या होता है? हिम का आलय यानी कि बर्फ का घर। तो इसमें हमेशा बर्फ मिलती है, इसलिए इसको मुख्य हिमालय कहते हैं। महान हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां, हिमालय पर्वत में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सभी किसमें पाई जाती हैं? इसी हिमालय में, यानी कि उच्च हिमालय में। ठीक है, हिमाद्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, यही चीजें अब मैंने दोबारा लिखानी तो अर्थ में समझा तो लिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ऊंची चोटियां जो भी, जैसे एवरेस्ट है, सर्वाधिक ऊंची चोटी किसमें है? बृहद हिमालय में ही है। आंतरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे अंदर का हिमालय है ना। हमने देखो यहाँ पर शिवालिक है, फिर लघु या मध्य, फिर कौन सा? आंतरिक हिमालय। यानी कि यदि हम हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो सबसे आंतरिक हिमालय कौन सा है?
ऐसे समझ में आ गया ना। आंतरिक कौन सा हो जाएगा, जो उच्च हिमालय है, बाह्य हिमालय कौन सा हो जाएगा, शिवालिक, जो बाहर की तरफ है शिवालिक, अंदर की तरफ है कौन सा हो जाएगा, बृहद हिमालय। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए। अब इसके बारे में चीजें हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। औसत जो हाइट है इसकी, ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। ठीक है, फिर से हम एक थोड़ा सा मैप यहां पर बना लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का देखो जैसा मैप बनता है, मतलब आपको समझाने की दृष्टि से इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो भूटान गायब भी कर दिया हमने, भूटान भी थोड़ा बहुत है तो उसको भी रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो, तो यहां से जब आप देखते हैं तो इस तरह से आपको हिमालय दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आपको हिमालय मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये मिलेगा। यहां पर आपको मिलेगा नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा पर्वत मिलेगा। यहां मिलेगा आपको नंगा पर्वत। कौन सा, नंगा पर्वत। ठीक है, बीच में आपको देखो यहां पर मिलेगा कामेत, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, ये सब भारत में है। और एक सिक्किम में, यहां पर सिक्किम और नेपाल में संयुक्त रूप से कंचनजंगा, ये भी कहा है, भारत और सिक्किम में संयुक्त रूप से। ठीक है, ये कुछ जो पर्वत हैं इस तरह से आपने ध्यान रखने हैं। नामचा बारवा है यहाँ पर अरुणाचल और तिब्बत में। ठीक है, बाकी कंचनजंगा है, नंदा देवी, कामित और ये नंगा पर्वत जो कि पीओके वाले एरिया में। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ जो अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें कौन कौन से हैं, देखो धौलागिरी है, नंबर डाल रहा हूं। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ठीक है, ये सब कहाँ है, नेपाल में। तीसरे देखो मनसालू है, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट है पांचवी। ठीक है, छुयू है छठी है, एवरेस्ट। सातवीं कौन सी है, मकालू। ठीक है, और आठवीं कौन सी है फिर, कंचनजंगा। तो इनके नाम लिख देता हूं। देखो पहली है, इसी क्रम में ध्यान रखना, क्रम आपसे पूछा जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाओ या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाओ। तो इसी क्रम में यदि ध्यान रखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो ये सब जो 1 से 7 नंबर में लिखा रहा हूँ ये सब नेपाल में है। क्वेश्चन बनेगा कि बृहद हिमालय में स्थित चोटी जो नेपाल में स्थित है, तो कौन सी है, सभी चोटियां कहाँ हैं, नेपाल में। ठीक है, जो 7 में लिखा रहा हूं देखो, पहली कौन सी है, धौलागिरी। दूसरी कौन सी है, अन्नपूर्णा। ठीक है, तीसरी कौन सी है, मनसालू। चौथी है गौरी शंकर। जो पांचवी श्रेणी कौन सी है, छुयू। छठी है एवरेस्ट और सातवीं है मकालू। ठीक है, सातवीं कौन सी है, मकालू। अब आपका काम है इनकी हाइट। आपको हाइट इजीली मिल जाएगी किसी भी किताब में, तो हाइट थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्रम आपने ध्यान रखना। देखो पहली है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा है। ठीक है, देखो सबसे पहले नंगा पर्वत आ गया पश्चिम में। यहाँ पर आपको यमुनोत्री मतलब बंदरपुंछ। ठीक है, बंदरपुंछ मिल जाएगी, फिर बद्रीनाथ चोटी आपको मिल जाएगी, गंगोत्री चोटी। सबसे पहले देखो बंदरपुंछ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, फिर कामेत है, नंदा देवी। मतलब जो उत्तराखंड की चोटी है वो भी आपने थोड़ा बहुत इसमें जोड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि उत्तराखंड के हम पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर मैंने केवल 2 प्रमुख चोटियां ही ली है। ठीक है, नंगा पर्वत, फिर यहाँ पर उत्तराखंड में देखो जैसे बंदरपुंछ आ गया, फिर उसके पश्चात आ गया गंगोत्री, उसके पश्चात आ गया कौन सा, बद्रीनाथ चोटी, फिर कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्ण है, मनसालू है, गौरी शंकर है, छुयू है, एवरेस्ट है, मैकालू है, कंचनजंगा है, नामचा बारवा है। ठीक है, तो ये पर्वत चोटियां आपने इसी तरह ध्यान रखनी। ये सभी किस में स्थित हैं, ये सभी हैं बृहद हिमालय में। सभी किस में है, बृहद हिमालय में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं पर आपको 8850 मीटर भी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि हिमालय अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, हिमालय अभी उठ रहा है, तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कहीं पर आपको 8849 दशमलव कुछ मिलेगा। तो अलग अलग आंकड़े, जो मुख्यतः ज्यादा किताबों में आपको मिलेगा 8848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है वो हिमालय में ही स्थित है, और हिमालय के उच्च हिमालय जो भाग है इसमें स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसमें देखो अन्य चीजें जो आपने ध्यान रखनी है, जो
एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, सागर माथा बोलते हैं। 8,848 लग, ठीक है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। सागर माथा इसको नेपाल में बोलते हैं। साथ ही देखो इसमें जो अन्य चीजें आपने देखनी है, सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसमें पाए जाते हैं। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और बाकी जो मुख्य चीजें मैं आपको इसमें बता ही चुका हूं। ठीक है, बाकी देखो कंचनजंगा 8,598 है, कंचनजंगा 8,598, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी में गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। इसी में देखो उत्तराखंड में, जब हमने उत्तराखंड पढ़ा था तो उत्तराखंड में यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का विस्तार बहुत कम है, तो इसलिए उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बृहद हिमालय श्रेणी है इसी में उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसमें कुछ नहीं है समझाने लायक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सब चोटियां कहाँ हैं? ये 7 चोटियां कहाँ हैं? नेपाल में। ये 7 चोटियां कहाँ हैं? नेपाल में है। बाकी क्रम याद रखिएगा। ठीक है, बृहद हिमालय क्यों कहते हैं? सबसे ऊंचा है, बर्फ रहती है, तो हिमालय, हिमकाल यानी कि, ठीक है, महान हिमालय में हिमाद्री, आंतरिक, सर्वोच्च, ये सब मैं समझा चुका हूँ। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, और बाकी देखो पश्चिम की ओर इसकी हाइट कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ता तो यहाँ इसकी हाइट, नेपाल में इसकी सर्वाधिक ज्यादा हाइट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं लघु हिमालय, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपने फिर से एक मैप हम बनाते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हमने लिया। ठीक है, देखो मैप का ही तो काम है, पूरा जियोग्राफी पूरा मैप का काम है। तो हल्का देखो जम्मू कश्मीर हमने लिया। ठीक है, यहाँ हमने नेपाल ले लिया हल्का सा। अब इसमें हम देखेंगे जो लघु हिमालय, यहाँ पर आपको एक पीर पंजाल श्रेणी मिलेगी। ठीक है, एक पीर पंजाल श्रेणी, दूसरी देखो धौलदार श्रेणी, तीसरी यहाँ मिलेगी महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो धौलदार श्रेणी आपको हालांकि उत्तराखंड में इसका विस्तार नहीं मिलता है, यहाँ पर मसूरी श्रेणी आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मसूरी श्रेणी है और यहाँ पर धौलदार, जो नेपाल में महाभारत श्रेणी। तो ये कुछ प्रमुख श्रेणियां जो लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले आती है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक आती है, पीर पंजाल। दूसरी हिमाचल है धौलधार श्रेणी, जिसमें शिमला स्थित है। ठीक है, शिमला इसी में स्थित है, शिमला किस में आता है? धौलधार श्रेणी में। तीसरी देखो मसूरी श्रेणी। ठीक है, और चौथी कौन सी? महाभारत श्रेणी। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यदि नहीं आ रहा तो मैं कुछ अतिरिक्त प्रयास करूं और आपको समझाने का, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, तो यदि समझ में नहीं आ रहा तो बताइएगा आप लोग जरूर। देखो इसकी औसत हाइट कितनी है? 3500 से 4500 मीटर इसकी औसत हाइट है। ठीक है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज आपने ध्यान रखना है, इसमें देखो एक तो बनिहाल दर्रा आपको मिलेगा और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपको पीर पंजाल में, पीर पंजाल में, पीर पंजाल जो है, देखो ये पीर पंजाल है, यहाँ पर बनिहाल दर्रा प्लस बुर्जिल दर्रा। ठीक है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला देखो इसके बीच में कुछ घाटियां भी स्थित है, जैसे कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी है। ठीक है, कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है। तीसरा देखो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल में। ठीक है, कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल में। कुल्लू घाटी हिमाचल में। बाकी काठमांडू घाटी है, काठमांडू घाटी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। ठीक है, काठमांडू घाटी इसमें स्थित है। पर्यटन स्थलों में देखो शिमला इसी में आता है, मनाली इसी में आता है। ठीक है, बाकी नैनीताल इसमें आता है। यदि चर्चा करें देखो मसूरी इसमें आएगा आपका, डलहौजी इसमें आता है। ठीक है, डलहौजी इसमें आता है, धर्मशाला इसमें आता है, श्रीनगर इसी में स्थित है।
ठीक है, श्रीनगर इसमें आता है। श्रीनगर बोले तो JNK वाला, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर इसमें आता है। तो ये कुछ इसमें जो प्रमुख पर्वत, जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो इसमें स्थित हैं, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय क्यों बोलते हैं? देखो, उच्च हिमालय और शिवालिक, हिमालय में तीन ही आते हैं, उच्च हिमालय और शिवालिक, इनके बीच का जो हिमालय कौन सा है? मध्य हिमालय। लघु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? बृहद, ये क्या है? लघु है, ठीक है। हिमाचल हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। देखो, इसमें मुख्यतः चार श्रेणियां आती हैं। पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल तक आती है, और लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी। उसके पश्चात आती है देखो धौलधार श्रेणी जो कि हिमाचल में विस्तारित है, जिसमें शिमला पड़ता है। तीसरी आती है मसूरी श्रेणी, इसको नाग टिब्बा श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें गढ़वाल, जो गढ़वाल रेंज में आती है। और चौथी है इसमें महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो चार श्रेणी इसमें मुख्यतः स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 3500 से 4500 मीटर के आसपास है। पीर पंजाल में बनिहार और बुर्जिल दर्रा यहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटियां इसमें स्थित, कुछ इसकी जो तलहटी पर स्थित घाटियां कौन सी है? कांगड़ा, कश्मीर, कुल्लू और काठमांडू, ठीक है। देखो का, क, कु, का, मतलब सब क से ही जो भी घाटियां आ रही है सब किसमें है? लघु हिमालय में। साथ ही देखो कुछ जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं भारत के, मतलब जो हिल स्टेशन है वो किसमें स्थित है? प्रमुख जो उत्तर भारत में स्थित हिल स्टेशन है वो किसमें आते हैं? लघु हिमालय में, ठीक है। बाकी देखो लघु हिमालय के संबंध में अन्य कोई फैक्ट इसमें नहीं है। अब आते हैं हम, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा के शिवालिक हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। बाकी देखो इनके बीच में कौन कौन सी लाइनें आती हैं वो सब अभी समझाता हूँ आपको। अब हम चलते हैं शिवालिक की ओर। देखो पहले हम इस तरह से पूरे पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात एक पूरी क्लास आपको मैं सारे पहाड़ों की दे दूंगा, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पूरा हिमालय, ठीक है। यहाँ पर धौलधार श्रेणी, फिर नीचे नाग टिब्बा यहाँ पर, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुरा श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, या फिर जो पूर्वोत्तर भारत में पड़ती है श्रेणियां, वो सब चीजें एक क्लास में, ठीक है। एक बार इसको ऐसे समझ लो, बाकी रिविजन वहां पर मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन देखो बेहतर तरीके से पढ़ो, लगातार रिविजन करिएगा, मैप के जरिए करिए, मैप के सामने खड़े रहिए, और हो सके तो एटलस ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि ले ही लें, लेकिन यदि चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन देखो मैप तो आप लोग ले ही लीजिएगा, 1 रुपए का एक मैप मिलता है जो छोटा भरने वाला होता है, ठीक है। तो 15-20 ले लो, या फिर हाथ से बनाओ, सबसे बेहतर होता है हाथ से बनाना, क्योंकि जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं ना तो आपको और बेहतर समझ में आता है। जैसा भी बनेगा, देखो जरूरी नहीं है आपको अच्छा ही बने, मेरा भी तो काम चलाओ बन रहा है, मतलब आपको मैं समझा पाऊं और आप उसको समझ पा रहे हो, तो ऐसा ही आप भी बना लो जिससे आप समझ पाओ, बस, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत के बारे में कि कौन सा राज्य कहां पर है, आसानी से आप फिर उसको भर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अब हम देखते हैं बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, या फिर इसको हम बाह्य भी बोलते हैं, बाह्य क्योंकि बाहरी है। उप हिमालय भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको नवीन हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, नवीन हिमालय भी कहते हैं, फिर हिमालय का पाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हिमालय का पाद बिंदु मतलब इसका जड़, हिमालय की जड़ इसको कहते हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय को देखो बाह्य क्योंकि सबसे बाहरी है, उप क्योंकि ये जो हिमालय इनका मतलब ये भी इसमें हिमालय, यहाँ बर्फ बर्फ नहीं गिरता, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा हिमालय। नवीन इसलिए क्योंकि इन सब श्रेणियों में सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। और हिमालय का पाद बिंदु इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालय की जड़ में ये स्थित है, ठीक है। शिवालिक हिमालय, अलग अलग किताबों में इसकी हाइट आपको अलग अलग दी गई है, लेकिन इसकी मुख्यतः जो ऊंचाई है, ठीक है, 750 से 1250 मीटर इसकी हाइट अधिकांश किताबों में आपको मिलेगी। अलग अलग किताबों में देखो कहीं पर आपको 800 से 1200, कहीं पर आपको 700 से 1500, तो इस तरह से मिलेगी, लेकिन लगभग मान लो 750 से 1250 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है, ठीक है। बाकी इसमें जो प्रमुख चीजें देखो, सबसे दक्षिणी, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, हिमालय की
सबसे दक्षिणी श्रेणी, ठीक है, और विस्तारित कहां तक है। अब आप फिर मैप, ठीक है, फिर मैप देखो यहां से जब ये शुरू होती है शिवालिक श्रेणी, हल्का नेपाल में, अब ठीक है आपको यहां पर कम मिलेगी, लेकिन यहां से देखो नीचे आपको पूरा यहां तक मिलेगी, और नीचे यहां पर बंगाल की खाड़ी में बंद है, लेकिन नीचे आपको फिर से अंडमान निकोबार में यही सुदूर अंडमान जो हिस्सा है ये सब हिमालय की शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय की शिवालिक श्रेणी का ही ये हिस्सा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखो इसको दाफला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ेंगे, उनको भी सब पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो अराकाम पर्वत है म्यांमार से सटा हुआ, ये भी इसी में आता है, ठीक है। बाकी नीचे दक्षिण अंडमान का भाग है, ये सब किसका आता है, शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा। बाकी शिवालिक श्रेणी के बारे में अन्य जो फैक्ट है उसमें देखो, जो शिवालिक और लघु हिमालय इनके मध्य में कुछ घाटियां हैं, घाटियां प्लस द्वार, ठीक है, कुछ प्रमुख घाटियां प्लस द्वार हैं किस किस के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य, जिसमें कौन सा है, दून है, ठीक है, जैसे दून या द्वार, घाटियां जिनको हम दून बोलते हैं, द्वार, ठीक है। दून कौन कौन से हैं, जैसे देहरादून है, पाटली दून है, कोटा दून है, हरिद्वार है, ठीक है, कोट द्वार है, ये सब किस में आते हैं, इनके मध्य में आते हैं, ठीक है। बाकी कोई फैक्ट नहीं है शिवालिक में, इतना ध्यान रखिएगा। इसके नाम आपसे पूछे जाएंगे, हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, और विस्तार कहां से कहां तक है, यहाँ सुलेमान पर्वत से लेकर पूरा, ठीक है, ये विस्तारित है, अरुणाचल प्रदेश में विस्तारित है, साथ ही यहाँ सुदूर ये जो अराकाम पर्वत है यहाँ पर विस्तारित है, साथ ही सुदूर दक्षिण में अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार है। कौन सी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो एक बार ये प्रश्न बना हुआ था, अंडमान निकोबार किस हिमालय की किस श्रेणी का हिस्सा है, तो किस श्रेणी का हिस्सा है, शिवालिक श्रेणी का, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का ये हिस्सा है। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिमालय का विभाजन। अब हम देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि प्रदेश के आधार पर, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन हम देखेंगे हिमालय का। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मतलब पहले चलो इसमें एक चर्चा और कर लेते हैं, सचर जोन या फिर हिंज लाइन, ठीक है, हिंज लाइन इन दोनों के मध्य आ जाएगा। उच्च हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। यहां पर कौन सा जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखो हिंज लाइन मतलब जहां बर्फ दिख रही है वहां कौन सी है, हिंज लाइन है, जो दोनों के दो नीचे दो ऊपर यानी कि सेंटर, केंद्र, दो ऊपर दो नीचे यानी कि केंद्र, केंद्र में क्या हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में। फिर लघु और शिवालिक के बीच में अब देखो बाउंड्री की तरफ बढ़े तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और शिवालिक और नीचे जो मैदान है, ठीक है, शिवालिक और जो मैदान है इसके मध्य में कौन सा है, इसके मध्य में स्थित है हिमालय अग्रभ्रंश, ठीक है, हिमालय अग्रभ्रंश, हिमालय अग्रभ्रंश, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो हिमालय अग्रभ्रंश इसके इनके मध्य में स्थित है। तो इसको एक बार हम अलग से देखो यहाँ पर चार्ट में समझ लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए ढंग से। सबसे पहले आ जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। फिर आ जाएगा देखो बृहद हिमालय, बृहद। फिर आ जाएगा लघु या मध्य शिवालिक, और यहां पर आ जाएगा मैदान, ठीक है, मैदान या फिर भाबर। अब देखो यहां पर आ जाएगा सचर जोन या हिंज लाइन, ठीक है, इनके मध्य क्या आ जाएगा, देखो मेन सेंट्रल थ्रस्ट,
ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर इनके मध्य मेन, बाउंड्री, फॉल्ट, और यहां पर हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालय अग्रभ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, और सतह जोन हिंज लाइन। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखिएगा, इनके मध्य में क्या क्या चीजें आती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपने ध्यान रखना है। तो हिमालय को आपने जिस तरह से समझा, इसी तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, और मैप के जरिए थोड़ा बहुत और इसको कोशिश करिएगा कि आप लोग बेहतर तरीके से समझिए। बाकी देखो, जिस भी किताब का आप सहारा लेंगे उसमें जितना भी मटेरियल है उसको और इसमें ऐड कर लीजिएगा। हालांकि मैंने लगभग आपको कंप्लीट करा दिया है, लेकिन फिर भी यदि कुछ इसमें चीजें छूट गई हैं तो आप लोग उसको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें यदि मैं ही कराऊंगा तो फिर बहुत सारा समय हमारा चला जाएगा। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है इन क्लासों के माध्यम से कि आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाए, ठीक है, आपका जो आधार है वो मजबूत हो जाए, आपका मूल है वो मजबूत हो जाए, है ना। देखो, एक बार यदि आपको चीजें समझ में आने लगती है ना, फिर आप सेल्फ स्टडी से भी चीजें कवर करने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत यही करनी होती है कि हमें समझना कैसे, हमें पढ़ना कैसे, शुरुआत कैसे हो। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए शुरुआत करनी जरूरी होती है। यदि आप उत्तराखंड ही पढ़ेंगे तो उत्तराखंड आपको कैसे पढ़ना है, यदि भूगोल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है ना। तो एकदम से आप लक्ष्मीकांत की किताब लेके बैठ जाएंगे पॉलिटी में तो कभी समझ में नहीं आएगा। या फिर ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन लेंगे तो शुरू से लेकर एक एक शब्द आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि है क्या आखिर, है ना। उसमें आपको लघु हिमालय के बारे में ही कम से कम 4-5 पेज मिल जाएगा। ऐसे ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको ग्रुप सी की तैयारी करनी है तो ग्रुप सी के हिसाब से ही पढ़ना है। किसी भी चीज के लिए, कोई भी आप रणनीति बनाते हैं तो पहले एग्जाम देखो किस लेवल का है, और एग्जाम के पश्चात उसका सिलेबस देखो, ठीक है, क्या उसका सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा तैयारी करनी चाहिए। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एसआई के लिए रणनीति दो। देखो, रणनीति देने से कोई फायदा नहीं होता है। आप सिलेबस निकालो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। रही बात देखो हिंदी क्लासेस संचालित करने की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एसआई के लिए देखो जीएस आपका इस बैच से कवर हो जाएगा। बाकी अन्य चीजें जीएस में छूट जाएंगी वो मैं आपको करा दूंगा, जीएस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर अभी कराऊंगा। और इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलता ही है, करंट अफेयर्स में लगातार आपको कराता रहता हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी यदि समय लगेगा तो ही मैं हिंदी की क्लास करा पाऊंगा, क्योंकि होता क्या, देखो क्लास शुरू करने के लिए आप लोग बोल तो देते हैं, है ना, लेकिन फिर उतना अच्छा सपोर्ट मिलता नहीं है क्लास में, तो शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यदि जैसे मैंने टारगेट बैच ही शुरू किया है तो शुरुआत में जो बच्चे देख भी रहे थे, देखो किसी का कोई आबकारी के फिजिकल में बाहर हो गया, पहले पेपर हो गया, कई सारे बच्चों ने इसलिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर ये नहीं सोचते कि आगे एग्जाम नहीं आएंगे, ठीक है। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं, शायद अगर आबकारी का फॉर्म नहीं आता तो दोबारा फॉर्म ही नहीं भर पाते, भरेंगे। आबकारी का है इसलिए वो भर लिए ताकि थोड़ा दौड़ सके, वहां जाके अपने आप को बाहर कर सके, ठीक है। तो ये आपकी जो सोच है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, भाई मेहनत यदि करनी है तो ईमानदारी से करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, ठीक है। नहीं करनी है तो अभी से कहीं प्राइवेट में करिए, कम से कम काम 3 साल बाद वहां पर 2-3 हजार रुपए सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि 100% लोगों को सिलेक्शन कभी नहीं मिलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनको, इसमें देखो 1% लोग ही नौकरी पाएंगे, बाकी 99% ने बेरोजगार ही रहना है, ठीक है। बेरोजगार मतलब कुछ अच्छे बेरोजगार रहेंगे जिन्हें थोड़ा समझ हो जाएगी, कुछ अच्छा कर सकेंगे भविष्य में, कुछ ऐसे रहेंगे जैसे थे वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा, एक आध किताबों के नाम याद हो जाते हैं, बस हो गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन सरकार केवल इतनों को ही पालेगी, ध्यान रखिएगा, इतनों ने स्वयं से ही कुछ करना है भविष्य में, है ना। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है। जो अच्छी मेहनत करेगा वो यहाँ पर आएगा, जो नहीं करेगा वो यहाँ पर आएगा। और इन्होंने देखो फिर कहाँ जाना है, वही प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है। कोई कंपनी में जाएगा, कोई अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकता है, ठीक है, अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो इसी 99% में आने से बचो। यदि यहाँ पर आते भी हो तो यहाँ पर भी आपको क्रीम बनना है, ठीक है, यहाँ पर भी आप सबसे ऊपर हो ताकि आप कुछ अच्छा कर सको, ठीक है। तो मेहनत ऐसी करो कि आपको आगे समस्याएं ना आए, आगे आपको मतलब जीवन में ऐसी कोई कठिनाई ना आए ना। मेहनत हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन फर्क होता है, ठीक है। एक देखो, एक होता है मतलब जैसे गधे होते हैं ना, गधे,
उनकी पीठ में कितना ही भी बोझ रख दो, कभी वो मना नहीं करेंगे, मतलब चलता रहेगा भले ही वो बैठ जाए। लेकिन थोड़ा स्मार्ट यदि आप देखेंगे तो घोड़ा होता है, ठीक है, ये आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ। इसकी पीठ में यदि ज्यादा बोझ होता है ना तो ये तुरंत गिरा देता है, तुरंत गिरा देता है, ठीक है, क्योंकि ये भाई समझदार है, ये स्मार्ट है। स्मार्ट है, इसे पता है वो कितना सहन कर सकता है और कितना वो बोझ ले सकता है, ठीक है, कितना वो बोझ ले जा सकता है। तो ऐसे ही देखो, आपने भी बोझ नहीं लेना है, बिल्कुल भी पढ़ाई का बोझ बिल्कुल नहीं लेना है। चीजें समझते हुए चलो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो और एक टारगेट लेकर चलो कि आपको 1 साल में एग्जाम निकालना है, 2 साल में निकालना है। अब ऐसा कोई जादुई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई जादुई शक्ति नहीं है किसी भी टीचर के पास या फिर किसी भी स्टूडेंट के पास जो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, कि 2-3 महीने पढ़े और एग्जाम निकाल ले। ठीक है, कई सारे बच्चे आपको जब एग्जाम निकालते हैं ना, कई सारे लोग मिलते हैं ना कि मैंने 6 महीने पढ़ा और एग्जाम निकल गया। ऐसा देखो हो सकता है, संभव है, लेकिन तब जब आप पहले से भी उन चीजों को पढ़ चुके हो। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि 6 महीने में तो सिलेबस ही कवर नहीं होता है। सिलेबस कवर करने में यदि आप अच्छे से कवर करते हैं तो कम से कम 8-9 महीना तो कम से कम लगता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी ना सुने, इन चीजों पर भी ध्यान दें थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको 1% माना ये भी ध्यान रखिएगा। स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तैयारी आपको करनी है, और स्मार्ट तैयारी यही होती है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, यही स्मार्ट तैयारी है। ठीक है, स्वयं मैंने इसी तरह से तैयारी करी थी, बाद में स्वयं को खुद से, ठीक है, बाद में स्वयं को खुद से मैंने घर पे बैठकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस काबिल, इस लायक बनाया कि आप लोगों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको नौकरी लगना है। बाकी देखो, आप लोग आगे बड़ी तैयारी करिए, आगे आपके ये बहुत सारे अवसर आते हैं, है ना। आप सेंट्रल लेवल में जा सकते हैं, आप स्टेट में बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी वगैरह फॉर्म आते रहते हैं। तो पहले एक बार अपना बेस तो क्लियर कीजिए, बेस क्लियर हो गया, आगे आप बड़ी तैयारी फिर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। समय देख लेते हैं, यदि ज्यादा लंबी क्लास हो गई हो तो फिर अगली क्लास में हम देखेंगे। फिर से यहाँ पर मैप लेना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ इस बार। इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। ये देखो, यहां से सिंधु नदी निकलती है और इस तरह से जाती है सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी है और ये है तीस्ता नदी, सॉरी सतलज नदी, यहीं से निकलती है सतलज नदी भी। ठीक है, ये सतलज नदी हो गई। फिर यहां पर आती है काली नदी। काली नदी आती है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य बॉर्डर बनाती है। तीस्ता नदी आती है यहाँ, ठीक है, और इधर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहां से निकली। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये नदियां हैं, ये कौन सी नदियां हैं, ये है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, ये प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है, हिमालय का। ये है सतलज नदी, ये कौन सी है, काली नदी, तीस्ता नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको क्यों बांटा है। ठीक है, मतलब मैं आपको इसको क्यों समझा रहा हूं। देखो, काली नदी हालांकि उत्तराखंड में ही निकलती है, ठीक है, ऊपर से निकलती है, काली नदी उत्तराखंड में निकलती है। अब देखो, इसको लिख लो यहां पर, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, कैसे विभाजन है, ये जो हिस्सा है सिंधु और सतलज के मध्य का जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम, कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय बोलते हैं, जो कि 520 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कितना है, 560 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, 560 किलोमीटर लंबा है पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा देखो, सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, ये है 320 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ठीक है, तीसरा देखो नेपाल हिमालय, ये है नेपाल हिमालय, जो कि कितना है, 800 किलोमीटर है और सबसे बड़ा है। ठीक है, और अगला है असम हिमालय, ये कौन सा है, असम हिमालय। ठीक है, चौथा कौन सा है यहाँ पर, असम हिमालय है, जो कि 750 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा
नीचे मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। सिंधु और सतलज, सिंधु सतलज के मध्य कौन सा है? यह हो जाएगा कश्मीर या पंजाब। ठीक है, कश्मीर या इसी को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, जो कि 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, दूसरा देखो सतलज, सतलज से काली, कौन सा हिमालय यहाँ पर? कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, 320 किलोमीटर लंबा है, सबसे छोटा हो गया। फिर काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, ठीक है, कौन सा है? नेपाल हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर है और सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र कौन सा है? असम हिमालय। ठीक है, जो कि 750 किलोमीटर है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो सबसे ऊंचा कौन सा है इसमें? नेपाल हिमालय, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। सबसे कम हाइट वाला कौन सा है? सिंधु सतलज, यहाँ पर सबसे कम हाइट है। फिर जो काली और सतलज के मध्य कुमाऊं हिमालय, इससे ज्यादा हाइट इसके, फिर इससे ज्यादा हाइट इसके, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ तक इतना आप लोग समझ गए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास में हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी हमारे हिमालय पूरा कंप्लीट अब हो चुका है। देखो बाकी जितना और फैक्ट होगा आप लोग उसको देख लीजिएगा, छोटा मोटा। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो क्लास शेयर आप लोग कर सकते हैं यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, दूरस्थ क्षेत्रों के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जहाँ कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि ऐसे कोई बच्चे हैं तो उन तक जरूर पहुंचाइए। मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं उन तक पहुंचूं। ठीक है, मैं क्लास को मतलब अपना चैनल में इसी उद्देश्य से शुरू किया हूं ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जहां पर ऐसी सुविधाएं पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुरु का महत्व बहुत अधिक होता है जीवन में। ठीक है, चलो इसके संबंध में कभी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाम की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें हम भारत के जो सीमा विस्तार है उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।